जगत में बेटे का सम्मान जगत में, और बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी है तो लोग भूड़ हत्या करा रहे हैं निर्दयी बनके। बेटे को स्कूल भेजते, यहाँ तक मैंने देखा अपनी आंखों से। बेटे को स्कूल भेजते, शिक्षा उसे दिलाने को, बेटी को घर पर ही रखते, बर्तन साफ कराने को। बेटी को घर पर ही रखते, बर्तन साफ कराने को। ओ बेटा क्या संतान पिता की, बेटा क्या संतान पिता की, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बहनाओं, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन कुरीतियों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, और जितना हो सके समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उनको रोकना चाहिए। अधर्म अन्याय बढ़ रहा है। मैंने देखा भूड़ हत्याएं हो रही हैं, बेटी बेटा में लोग भेदभाव मानते हैं, लेकिन नहीं मेरे दिल। अगर बेटा बेटे में दुर्व्यवहार मांगो, अगर बेटा मांगोगे बेटी नहीं, तो फिर लोग कहते नहीं कि बेटा एक घर को संभालता है तो बेटी दो घर को संभालती है। बेटी भी किसी बात में कम नहीं होती हैं। देख लो, प्रतिभा पाटिल जी की मां अगर बेटी को गर्भ में मरवा देती तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाती? इंदिरा गांधी की मां बेटी को गर्भ में बेटी समझ के मरवा देती तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाती? मायावती जी की मां बेटी को समझ के मायावती जी को गर्भ में मरवा देती तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाती? नहीं माता। देश की लता मंगेशकर
विदेशों में जिनका नाम है कोकला के नाम से जानी जाती हैं। ओ भारत की लता मंगेशकर दिखला अपनी कला चुकी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी राज देश पर चला चुकी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी राज देश पर चला चुकी। लक्ष्मी बाई को देखो, ओ लक्ष्मी बाई को देखो, अंग्रेजों से संग्राम किया, हंसते हंसते उस देवी ने भारत पर बलिदान किया, हंसते हंसते। ओ मुकेश शीश नवाता उनको, मुकेश शीश झुकाता उनको, इनसे कोई नुकसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। याद रखना माता हो, भीष्म जितना बेटों को चाहते उतना ही बेटी को चाहते हैं। अगर बेटी ओछल हो जाए तो व्याकुल हो जाते हैं। और वास्तव में बेटा बेटी में फर्क मानने वाले लोग ओछी सोच के होते, तुच्छ बुद्धि के होते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शिक्षा बेटियों को भी दिलाओ, अगर बेटे को पढ़ाओ तो बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते परिषद, आज रुक्मिणी जी धीरे धीरे सियानी होने लगी। जब देवी रुक्मिणी जी सियानी हो गई, अब तो गुड्डों और गुड़ियों का खेल खेलने लगी। एक दिन रुक्मिणी की माँ ने देखा क्या दोपहर का वक्त हो गया, मेरी बेटी रुक्मिणी ने भोजन नहीं किया। रानी शुद्धमती जी भागी, दौड़ करके वहां पहुंची जहां सहेलियों के साथ रुक्मिणी जी गुड्डों और गुड़ियों का खेल खेला करती थी। रुक्मिणी की माँ कहने लगी, रुक्मिणी कहिए माँ। रुक्मिणी कहिए मम्मी। तुमने भोजन भी नहीं किया, इतना समय हो गया, कहाँ थी माँ? हाँ, मैं गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी। मैं अपनी गुड़िया की शादी अपने गुड्डा के साथ में कर रही थी माँ। अच्छा हाँ माता बहनों, जैसे कहा रुक्मिणी ने कि मैं अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ कर रही थी, रुक्मिणी की माँ के दिमाग में ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने बम डाल दिया हो। हाय कलेजा कांप गया, एकदम से व्याकुल हो गई। सोच लगी हाय मेरी कन्या भी तो गुड्ढा के योग हो गई है, मेरी गुड़िया भी गुड्ढा के योग हो गई है। इसके लिए सुंदर घर भर की तलाशी करवाने के बाद हम अपनी बेटी के पीले हाथ कर देंगे। आज इस विषय पर अपने महाराज से बात करूंगी। और माताओं, आज बांदी को बुला करके रानी शुद्धमती ने भीष्म को राज दरबार से बुलाने के लिए बांदी को भेज दिया है। कहा बांदी चली जाओ। महाराज को बुला लाओ। जैसे आप क्या मानो। के बांदी लई बुलाई और मेरे महाराज को महलन में बुलाए के बहना। बांदी लई बुलाई
को दासी लेकर के गई हैं महलों में। कहा महारानी ने बुलाया है। भीष्म ने राज कचहरी को बर्खास्त किया, महलों में पहुंचे। जैसे ही भक्तों महलों में पहुंचे हैं उसी समय रानी ने आसन डाल दिया, अपने पिया को बैठाला, चरण पखारे। राजा भीष्म कहने लगे देवी तुमने तो आज दिन में ही बुला लिया, क्या मतलब है? उसी समय रानी शुद्धमती कहने लगी पिया तुम्हें घर की चिंता नहीं है, तुम तो राजकाज में उलझे रहते हो, प्रजा के लोगों की समस्याओं को हल करने में जुटे रहते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम तुम अपने घर की समस्या कब हल करोगे। मतलब बोले बिटिया घर में सियानी हो गई, कोई सुंदर राजकुमार देख लो और तत्काल बेटी के पीले हाथ कर दो। आज माता बहनों भीष्म कहने लगे देवी तुमने आज सही विषय पर चर्चाएं की, मेरे तो दिमाग में ही नहीं था। आज ही मैं जाऊंगा अपने 5 पुत्रों से जाकर के विचार विमर्श करूंगा, किसी सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाने के बाद हम बेटी के पीले हाथ कर देंगे। भीष्म वहां से चले हैं, राज दरबार में पहुंचे, अपने 5 पुत्रों को जो है समझाते हुए एक प्रस्ताव रखा। कहा बेटा रुकुम, रुकुम केश, रुकुम बाहु, रुकुम माली, ये पिताजी सब रुकुम रथ, सब बैठे हो? बैठे। देखो तुम्हारी बहन हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई, कोई सुंदर घर और बर तुम्हारी दृष्टि में हो तो आप बेटा कृपा करके बतलाएं उस राजा का नाम, उसके राज्य का नाम, उसकी सुख समृद्धि और उसके गुणों का बखान करें। माता बहनों सबसे छोटे बेटा रुकुम केश से शुरू किया है पूछना। बेटा हाँ पिताजी। रुकुम केश पिताजी कहिए। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, हमारी कन्या रुक्मिणी तुम्हारी बहन विवाह के योग हो गई, उसके लिए कोई सुंदर राजकुमार तुम्हारी दृष्टि में हो बेटा। हाँ अपने विचारों को प्रस्तुत करें। पिताजी हमारी नजर में महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? नहीं नहीं बेटा, दुर्योधन घमंडी है, अहंकारी है, उसने अपने सगे चचेरे भाइयों को दर दर भटकाया, वो मेरी कन्या के योग नहीं है, अधर्मी है, पापी है, घमंडी है। अपनी स्वयं सगी छोटे भैया की पत्नी द्रौपदी को उसने नंगा करने के लिए सभा में प्रस्ताव रखा था। ऐसे दुराचारी दुष्ट को मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कन्या का दूल्हा बने। बेटा रुकुम राज कहिए पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो बता। हमारी दृष्टि में है बहुत सुंदर राजा। क्या नाम है उसका? नाम है जरासंध। मगध का राजा है, जो मगध के रहने वाले हैं वो कैसे रहेंगे जरासंध? क्या कह रहा है मैं समझा नहीं। मगध के रहने वाले राजा जरासंध कैसे रहेंगे? पागल हो गया तू? ऊंट के गले में बकरियां लटकाना चाहता है। कहां मेरी बारी अवस्था रुक्मिणी की, कहां सुकुमारी, कहां वो बुढ़ा जरासंध? कदापि नहीं। जिसे 17 बार भगवान ने पराजित किया युद्ध में, तुझे और कोई मिला ही नहीं राजा। मूर्ख हो गया क्या तुम? बेटा रुकुम बाहु, तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तुम बताओ।